इस कहानी पर कुछ मेरी कलम से। राजनीति की बहस में अकड़ा नहीं करते, बेकार में दोस्तों से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि नेता कुर्सी और पावर के लिए औरों के काम का सेहरा अपने सर बांध लेते हैं, औरों के पैसे और मेहनत को अपने नाम कर लेते हैं। वो ये काम कैसे करते हैं, बड़ी खूबसूरती से सुनाती है सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड अननोन डोनर्स। एक शहर की सरकारी अस्पताल के साथ इन्फोसिस फाउंडेशन ने एक और बिल्डिंग का निर्माण करवाया, क्योंकि अस्पताल बहुत छोटा था। इस बिल्डिंग के निर्माण में गरीबों की मदद के अलावा फाउंडेशन का अपना कोई फायदा नहीं था। ये बहुत पिछड़ा इलाका था। अस्पताल के प्रांगण में बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि थे। सुधा जी ने आयोजकों से आग्रह किया कि समारोह का समय सुबह रखा जाए, जिससे अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाए तो वो अकेले ड्राइव करके वापस अपने शहर जा सके। रात के समय अकेले ड्राइव करना ग्रामीण इलाकों में उन्हें सुरक्षित नहीं लगता था। आयोजकों ने कहा कि सुबह का समय मुख्य अतिथि को सुविधाजनक नहीं है। शाम को 7 बजे का समय समारोह के लिए तय किया गया। डायस पर काफी संख्या में कुर्सियां लगी थी। चमेली और गेंदे की कई दर्जन मालाएं आई थी। रंग बिरंगे फलों से लदी कई टोकरियां बांटने के लिए रखी थी। एक डब्बे में महंगी सिल्क की साड़ी रखी थी। पर सुधा जी जिस तरह का काम करती थी, उन्हें तो लाभार्थियों से मिले कुछ अच्छे शब्द ही संतुष्टि पहुंचाते थे। वो किसी ऐसे खर्चे की उम्मीद नहीं करती थी। पर इतना सब कुछ देखकर वो सोच रही थी कि यहाँ के लोग कितने बड़े दिल के हैं। इस हॉस्पिटल के लिए वो उन्हें कितना सम्मान दे रहे हैं। ठंडी हवा चल रही थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मंत्री जी 1 घंटा देर से पहुंचे। लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़े। कुछ अपनी एप्लीकेशन लेकर दौड़े। समारोह शुरू हुआ। डायस पर सुधा जी को कोने की सीट दी गई। कई लोगों ने मंत्री के गुणों का बखान करते हुए भाषण दिए कि वो कितने योग्य और अच्छे नेता हैं, अपने लोगों का कितना ख्याल करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में किसी डोनर ने ये बिल्डिंग बनवाई है। वो डोनर कौन है, उसका नाम तक नहीं लिया गया। सब बस मंत्री और सरकार के बारे में बोल रहे थे। आखिर मंत्री जी उद्घाटन के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा, उनका प्रजातंत्र में गहरा विश्वास है। उन्हें अपने लोगों का बहुत ख्याल है। उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण इसीलिए करवाया है क्योंकि उन्हें अपने लोगों की स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। मगर वो अभी खुश नहीं है, क्योंकि अभी और सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने सुधा जी की तरफ देखकर कहा, इस पूरे हॉस्पिटल में पंखे, चादरों, पीने के पानी, अलमारियों की सुविधा की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सब सुविधाएं प्रदान करेंगी और लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। सुधा जी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। और अब आया कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, और वो था उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में मदद की। उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। समारोह के खत्म होते ही मंत्री जी अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे सभी लोग दौड़ पड़े। चंद मिनटों में पूरा प्रांगण खाली हो गया, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। डायस पर कुचले हुए फूल नजर आ रहे थे। पंडाल के एरिया के अलावा चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। सुधा जी अपने गले में मुरझाई हुई माला और हाथ में हैंडबैग लिए किसी मैच के गोल पोस्ट की तरह अकेली खड़ी थी। सामने खड़ी थी फाउंडेशन द्वारा बनाई गई जगमगाती बिल्डिंग, जिसे बनाने में ट्रस्टीज, आर्किटेक्ट्स और बहुत सारे कारीगरों ने कड़ी मेहनत की थी। ना ही उनका और ना ही फाउंडेशन का कोई नाम लिया गया। इस समारोह में सुधा जी खुद को एक ऐसा अनचाहा मेहमान महसूस कर रही थी, जिसे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुला लिया गया हो। आयोजकों के पास एक स्त्री का ख्याल करने का भी शिष्टाचार नहीं था। इस मंत्री ने मेहनत, संसाधन, धन, किसी भी तरह का योगदान इस बिल्डिंग को बनाने में नहीं दिया था। फिर भी समारोह में वो खुद को हीरो बना रहा था, अपनी प्रशंसा खुद कर रहा था। पूरी शाम दुखी करने वाली थी, पर तभी उनके दुख का अंत करने एक बूढ़ी स्त्री फटे कपड़ों में आई। उसने कहा, अम्मा, मुझे किसी ने बताया कि ये बिल्डिंग आपकी कंपनी ने बनवाई है। इस अस्पताल में हम जैसों को तो एडमिशन ही नहीं मिलता।
स्पेशल वार्ड, स्पेशल कमरे तो स्पेशल लोगों के लिए होते हैं। इस बिल्डिंग में जो आपने आम कमरा बनवाया है वो हमारे जैसे लोगों के लिए है। हम आपके आभारी हैं। मेरे जैसे आम लोग अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर वो सुधा जी के करीब आई और बोली, अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कोई शॉल या साड़ी नहीं है। मैं फूल बेचती हूँ। बस ये चमेली का गजरा है मेरे पास। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोग इस देश में पैदा हों। सुधा जी के लिए ये चमेली का गजरा उन फलों की टोकरियों और महंगे शॉल से कहीं ज़्यादा कीमती था। तो जिस देश के लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी देश नेताओं से नहीं उनकी अपनी मेहनत से बनता है, उस देश के लोग कभी ऐसे नेताओं के पीछे नहीं भागते। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।